Hello dear students, good morning to all. Today is the lecture number 3 and our topic is the electric flux and Gauss theorem. तो इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता चुका हूँ, फिर से जस्ट फार्मूले से समझा देता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई बाय डेफिनेशन जो होता है वो E इंटू ए समझ लीजिए या E इंटू आप डी एस समझ लीजिए। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम गॉस थ्योरम से निकालते हैं तो गॉस थ्योरम ने हमें बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी चार्ज का जो और वो चार्ज मस्ट बी एनक्लोज टू द सरफेस, वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज होता है। तो बेटा आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम शुरू करने से पहले आपको एक थोड़ा सा जानना पड़ेगा व्हाट इज द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, अब बेटे गॉसियन सरफेस क्या होती है? बेटे गॉसियन सरफेस देखो, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल ले सकता हूँ। अब मैं स्फेरिकल क्यों ले सकता हूँ? मान लीजिए चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस पर ये एनक्लोज्ड है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस आपके पास आर है। गॉसियन सरफेस की सबसे प्राइमरी कंडीशन होती है गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बराबर होनी चाहिए। और ये जो गॉसियन सरफेस होती है बेटे सिर्फ वर्चुअली होती है, नॉट रियली। तो जनरली क्या होता है बेटे, पॉइंट चार्ज के लिए हम गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन, मान लीजिए बेटे ये लाइन है हमारे पास, लीनियर है, और मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है प्लस क्यू, तो जनरली बेटे इसके लिए जो गॉसियन सरफेस ले लेते हैं हम वो सिलेंड्रिकल ले लेते हैं। करेक्ट? कौन सी ले लेते हैं बेटा? सिलेंड्रिकल। अब देखो अगर सिलेंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस ले ली तो इससे आप चाहे वो पॉइंट यहाँ लें चाहे इससे पॉइंट आप यहाँ लें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो रहेगा इससे वो, अगर ये ओ मानता हूँ तो ये आपके पास आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक वर्चुअल सरफेस होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि किसी भी गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट से उस चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो जो पहली एप्लीकेशन है आपके पास, हेडिंग लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to an infinitely long straight charged वायर। अब तो बेटा गॉस थ्योरम की हेल्प से हम एक, हमारे पास मान लीजिए बेटे एक लाइन, एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसको हम चार्ज देते हैं बेटे। मान लीजिए हमने जो चार्ज दिया है वो जो चार्ज है वो इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मान लीजिए बेटे ये जो चार्ज है आपके पास, और थोड़ी सी बड़ी बना, अगर बेटा इस लीनियर चार्ज के लिए मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बेटा इसके लिए हम लीनियर चार्ज के लिए भी मैंने जस्ट बताया कि ये चार्ज जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस, क्या देखो बेटा गॉस थ्योरम लगती ही तब है जब चार्ज होता है किसी क्लोज सरफेस के होता है। तो क्लोज सरफेस को बनाने के लिए मैंने इसकी जो गॉसियन सरफेस ले ली वो सिलेंड्रिकल ले ली। ओके, मान लिया बेटा ये मैंने एक सिलेंडर, बल्कि आप इसको डॉट से दिखाइए कि वर्चुअली है ये।
अब तो बेटे ये जो ही ये कहलाएगी इसकी गॉसियन सरफेस। क्या कहलाएगी बेटे? गॉसियन सरफेस। अब मान लीजिए बेटे इसका जो रेडियस है वो, बल्कि आप रेडियस को आप यहाँ शो कर लो। मान लीजिए बेटे इसका जो रेडियस है वो r है। अब मान लीजिए इसकी कर्व सरफेस पर एक पॉइंट P यहाँ पर है, तो बताओ बेटे यहाँ से इसका डिस्टेंस r होगा या नहीं? करेक्ट। अब देखो बेटे इसके पास जो कर्व सरफेस है, मान लीजिए बेटे यही कर्व हमारे पास ये सिलेंड्रिकल के लिए ले लेता हूँ, तो देखो बेटे इसकी 3 सरफेस है। ये इसकी टॉप वाली सरफेस, ये बॉटम वाली सरफेस और ये इसकी लेटरल सरफेस। तो देखो बेटे एक सरफेस तो आपके पास मान लीजिए इसको मैं S1 मान लेता हूँ और इसको मैं S2 मान लेता हूँ और इसको मैं S3 मान लेता हूँ। अब देखो बेटे ये S1 तो हो गया लेटरल सरफेस और S2 हो गया कैप और S3 हो गया ये कैप। करेक्ट। अब मान लीजिए बेटे इसको मैं यहाँ पर एक इसका स्मॉल एरिया ले लेता हूँ। ये मैंने एरिया ले लिया बेटे DS1। इसी प्रकार से यहाँ का मैं स्मॉल एरिया ले लेता हूँ, इसको बेटे मैं कह देता हूँ DS2। इन द सिमिलर वे आप चलो इसको यहाँ ले लेते हैं, ये आपके पास DS3 होगा। करेक्ट। अब बेटे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इधर भी होगी। अब देखो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लेता हूँ तो बताओ अगर इसका ये S1 सरफेस है, इसका स्मॉल एरिया DS1 है, तो बताओ बेटे इसका एरिया वेक्टर ये अगर E वेक्टर है तो बताओ बेटे इसका DS1 वेक्टर भी तो ये रहा है। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट से लूँ तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन इसका DS2 वेक्टर आपके पास यहाँ। इसी तरह से इसकी अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो बताओ बेटे इसका एरिया वेक्टर इधर होगा या नहीं होगा? करेक्ट। तो बेटा अगर हम ऑब्जर्व करें तो E और DS1 में एंगल 0 है और E और DS2 में एंगल 90 का है एंड E और DS3 में एंगल हमारे पास भी 90 का है। तो अब बेटा जो हमारे पास ये मान लीजिए इसकी जो लेंथ है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमारे पास L है। करेक्ट। चलिए बेटे ये डायग्राम हो गया आपके पास। अब मान लीजिए इसकी हम बाय डेफिनेशन इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा फाई जो होगा, इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू, बल्कि देखो ना 3 सरफेस है इसके, S1 सरफेस, S2 सरफेस और S3 सरफेस। करेक्ट। तो देखो इसको मैं तीनों का निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। हमने पहले सरफेस इंटीग्रल करा किसका? S1 सरफेस। तो S1 सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा E है, लेकिन जो एरिया वेक्टर है बेटा वो तो उसका DS1 है। अब प्लस मान लीजिए बेटा दूसरी सरफेस का मैं सरफेस इंटीग्रल करता हूँ S2, तो बताओ बेटे ये E इंटू DS2 रहा या नहीं रहा, एंड प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS3। ओके। अब तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल S1, तो बेटा E और DS1 में एंगल कितने का? 0 है। तो बेटा E इंटू DS क्या होता है? E इंटू DS cos थीटा। तो बेटा यहाँ पर मैं सीधा लिखूंगा E इंटू DS1 cos 0 प्लस सरफेस इंटीग्रल S2 E डॉट DS2 cos 90। क्यों लिखा बेटे cos 90? क्योंकि E और DS2 में जो एंगल है ये 90 का है। इन द सिमिलर वे प्लस सरफेस इंटीग्रल S3 E डॉट DS3 डॉट cos 90। अब तो बेटा cos 0 की वैल्यू तो हमारे पास होती है 1 एंड cos 90 की वैल्यू क्या है बेटा? हमारे पास 0। तो यानी कि ये वाला और ये वाला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म ही हो गया आपके पास। मेरे पास बेटा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचा सिर्फ S1 E डॉट DS1 बचा। करेक्ट। अब तो बेटा अगर मैं प्लस 0 एंड प्लस 0, अब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट बी चेंज, सो E को मैंने बाहर ले लिया, सरफेस इंटीग्रल S1
और ds1 बचा। तो देखो एज जो आपके पास जो सरफेस इंटीग्रल ds1 है वो क्या हो गया, बताओ बेटे, वो 2 पाई RL हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि भैया लेटरल सरफेस का जो एरिया होता है वो यानी कि टोटल सरफेस जो होती है वो 2 पाई RL हो, करेक्ट। तो यानी कि बेटे मेरे पास एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचा बेटे वो क्या बचा है, E इंटू 2 पाई RL। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। आल्सो बाय डेफिनेशन फाई की जो वैल्यू बेटा क्या है 1/ε0 इंटू क्यू, ये बाय गॉस नॉट बाय डेफिनेशन, बाय गॉस थ्योरम, ये किससे बेटा, बाय गॉसेस थ्योरम। अब तो बेटा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इट इज द लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो बताओ क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हुआ है नहीं? तो बताओ इसको फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू की वैल्यू में लैम्डा इंटू एल पुट कर सकता हूँ या नहीं, करेक्ट। अब क्या करते हैं बेटा हम, बेटा ये भी फाई है और ये भी फाई है, सो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू 1/ε0 लैम्डा इंटू एल, करेक्ट। तो L से बेटा L कटा आपके पास, तो E क्या रहेगी 1/2 पाई ε0 इंटू लैम्डा अपॉन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जस्ट बिल्कुल बेटा सही आ गया बेटा, देखो आंसर हमारा। यानी कि बेटा एक अगर आपके पास लीनियर वायर चार्ज है, गॉस थ्योरम से उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास ये निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे बेटा, 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गॉस थ्योरम में से अक्सर पेपर में से एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ये भी डेरिवेशन कई बार पूछा हुआ है। अब बेटा इसके अंदर जो 1/2 पाई ε0 इट इज द कांस्टेंट एंड लैम्डा इज आल्सो कांस्टेंट। तो बताओ बेटे E जो हुआ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R हुआ या नहीं? अब अगर हम E और R में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन E एंड R, सो इट विल बी जस्ट, पेपर में बेटा अक्सर कई बार सिर्फ ये ग्राफ भी पूछता है एक नंबर में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये तो बेटा पहली एप्लीकेशन थी, आप डायग्राम को फिर से समझ सकते हैं। मेरे पास एक बेटे लीनियर वायर चार्ज था इनफाइनाइटली लॉन्ग, मैंने इसकी गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल मान ली। अब जो सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज है या तो इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि बेटे लीनियर पर जो चार्ज होगा वो सारे चारों तरफ ही होगा। तो अगर ये सरफेस लेता हूँ तो चार्ज इधर है या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, करेक्ट। तो इसकी 3 सरफेस हुई, एक कैप्स वाली भी ऊपर वाली, एक कैप स्टॉक वाली और एक लेटरल सरफेस। तो जो लेटरल सरफेस हुई उसको मैंने टोटल सरफेस S1 माना, केप वाली को S2 माना और बॉटम केप्स को मैंने S3 माना। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पर आपका डिस्टेंस होगा सब जगह, इसके इस वायर से हर साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बराबर होगी, कारण क्योंकि डिस्टेंस भी R ही होगा। अब अगर सरफेस 1 की बात करते हैं तो E और ds1 में थीटा 0 है। कैप S2 के लिए E और ds2 वेक्टर आपके पास 90 है। कैप ds3 के लिए E वेक्टर और ds3 वेक्टर आपके पास ये भी 90 है। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर E और एरिया वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 का आता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा और हमेशा 0 होता है। ओके, देखो आज मुझे एक ही एप्लीकेशन करवानी थी, नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मिलेगी। ओके, थैंक यू बच्चों।